नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबर की शुरुआत अभी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भारत की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, स्टार पहलवान विनेश फोगाट 2024 पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। वो फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन अब वो पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। विनेश फोगाट को मानक से कुछ किलोग्राम भारत वर्ग जो था उसमें अयोग्य कर दिया गया है और विनेश को आज देर रात फाइनल मुकाबला खेलना था, लेकिन इस फाइनल मुकाबले से पहले ही वो कुछ किलोग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से इस फाइनल को खेलने से चूक गई। विनेश से पूरे देश को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। इस मामले में 3 बजे अब खेल मंत्री लोकसभा में जवाब देने वाले हैं। विनेश फोगाट ओलंपिक मुकाबले से बाहर हो गईं। वजन मेंटेन न होने पर विनेश डिस्क्वालीफाई कर दी गईं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मुताबिक फाइनल मुकाबले से पहले वो 50 केजी वजन को कायम नहीं रख सकीं और विनेश बाहर हो गईं। प्रतियोगिता के नियम के मुताबिक हर मुकाबले से पहले पहलवान का वजन किया जाता है, जिसमें विनेश अपनी कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा निकली। बताया जा रहा है कि मंगलवार को विनेश का वजन 50 किलोग्राम ही था। हालांकि हर रोज मुकाबले से पहले ये वजन कैटेगरी के मुताबिक मेंटेन रखना पड़ता है। विनेश गोल्ड मेडल के लिए अमेरिका की रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांट से भिड़ने वाली थी। निराशाजनक माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन, आप भारत का गौरव और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की असफलता दुख देती है। काश मैं शब्दों में उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। साथ ही पीएम मोदी ने IOA प्रेसिडेंट PT ऊषा से भी बात की और विनेश फोगाट मामले की पूरी जानकारी दी। इस मामले में हर विकल्प आजमाने और समाधान के प्रयास के साथ साथ पीएम ने PT ऊषा से विनेश फोगाट मामले में भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराने को कहा है। इससे पहले फाइनल तक पहुंचने के लिए विनेश ने कई राउंड की फाइट जीती, जिसमें प्री क्वार्टर मुकाबले में जापान की यूई सुसाकी को हराया। अंतिम 10 सेकंड में सुसाकी को चित्त किया। सुसाकी पिछली ओलंपिक की चैंपियन थी। वहीं क्वार्टर फाइनल मुकाबले में विनेश ने यूक्रेन की योक्साना को हराया और 7-5 से योक्साना पर जीत दर्ज की। सेमीफाइनल मुकाबले में क्यूबा की गुजमैन लोपेज को उन्होंने हराया और 5-0 से विनेश ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? क्या कहता है नियम? अब फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। भारतीय दल फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकता। अब किसी भी पदक के लिए विनेश दावेदार नहीं है। विनेश चैंपियन, पूरा भारत उनके साथ है। खेल के नियम के मुताबिक विनेश मुकाबले से बाहर हो गई, लेकिन विनेश से उम्मीद और बढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात पटना मेट्रो की, जहां पर काम इस वक्त बेहद तेज गति से जारी है। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मेट्रो के काम का जायजा लिया। अभी पहाड़ी और रानीपुर में मेट्रो डिपो का निर्माण किया जा रहा है। मेट्रो डिपो बनाने के लिए 37 भवन को यहां से हटाना होगा। सभी को 1 सप्ताह में खाली करा लिया जाएगा और यह माना जा रहा है कि जगह खाली कराने के बाद मेट्रो के काम में और तेजी आएगी। जायजा लिया पटना संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में मेट्रो का काम तेज गति से जारी है। पटना जिलाधिकारी की तरफ से लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। पहाड़ी और रानीपुर में मेट्रो डिपो का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें कुछ दुविधा आ रही है, जिसके लिए 33 मकानों को चिन्हित किया गया है। असर कई मकानों को, कई संरचनाओं को चिन्हित किया है आपने, उसे तोड़ा जाएगा।
हाँ, ये जो डिपो बनना है तो उसमें अलाइनमेंट में आ रहे थे कुल 37 मकान थे, जिसमें से कि 6 तोड़ दिए गए हैं, 31 अभी स्ट्रक्चर और हैं। और इसको हम लोगों ने समय दिया था, पर्याप्त समय दिया था, और उनका जो मुआवजा वगैरह उसका भी भुगतान हो रहा है। और इस एरिया में लगभग 250 करोड़ रुपए का हम लोग भुगतान कर चुके हैं, लैंड का और स्ट्रक्चर का सब मिला करके। बाकी जिसमें किसी में कुछ आपत्ति है या कोई नहीं लेना चाह रहे हैं विरोध स्वरूप, तो उन्हीं लोगों का बचा हुआ है। तो हम लोगों का प्रयास है कि सब लोग अपना मुआवजा ले लें और समय से खाली कर दें स्ट्रक्चर को, ताकि उसको हम लोग तोड़ करके और मेट्रो का काम जो यहाँ पर चल रहा है उसमें और तेज़ी आए। तो उसी को देखते हुए आज हमने यहाँ निरीक्षण किया है। उसमें हम देख रहे हैं एक शोरूम है, और वो बताए हैं लोग कि अब खाली करने के प्रोसेस में हैं, खाली कर रहे हैं और 1 सप्ताह में लोग खाली कर देंगे। और बाकी जो घर हैं उसमें भी कुछ खाली हुए हैं, और जो बचे हैं लोग उनको लोगों ने समय मांगा है, तो हम लोग लगभग 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं कि उसको खाली कर लें और उसके बाद इसको हम लोग रिमूव करेंगे। मतलब 1 हफ्ते में सब खाली हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये हम लोगों ने कहा है, उन लोगों ने समय मांगा है और उसके आधार पर ही हम लोगों ने कहा है कि 1 सप्ताह में। 2026 फर्स्ट फेज का रखा गया है मेट्रो, तो क्या लगता है 2026 में सौगात मिल जाएगी? नहीं, पूरी तरह से। और अभी तो हम लोग यहाँ से जो पहाड़ी में हम लोग खड़े हैं, यहाँ से 0 माइल से लेकर के जो मलाही पकड़ी वाला एरिया है, इसको हम लोगों का प्रयास है कि 2025 में ही शुरू हो जाए। और मेट्रो के लोग भी बहुत तेज़ी से इस रूट पर काम कर रहे हैं, और उसके बाद बाकी जो है वो 2026 तक बहुत ट्रैक पर काम है और अच्छे से हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। बिल्कुल, तो निरीक्षण का दौर शुरू हो चुका है और जितने भी जो मकान संरचनाएं चिन्हित की गई थी उन्हें खाली करने का नोटिस दे दिया गया है, यानी 1 हफ्ते में खाली कर दिया जाएगा। और जो पहाड़ी पर रानीपुर इलाके में मेट्रो का डिपो जो बनाया जा रहा है उस पर काम तेज गति से शुरू कर दिया जाएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बेतिया के नरकटियागंज अस्पताल में मोबाइल के फ्लैश लाइट में मरीजों का इलाज किया जा रहा है, तो किसी घायल को यहां टाका भी इस अंधेरे में ही लगाया जाता है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बिहार में एक बार फिर से बेहतर स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खुल गई और वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम के दावों की हवा निकल गई है। वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सेवा पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सिस्टम की लाचारी मरीज पर भारी, टॉर्च की रोशनी में टांका, मोबाइल के टॉर्च में ऑपरेशन, वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सेवा। बाहरी सिस्टम, बाहरी व्यवस्था, यहां मरीज के घर वाले, डॉक्टर साहब सब परेशान हैं। लेकिन किसी के पास समाधान नहीं है। बिजली नहीं है, जनरेटर चल नहीं रहा तो टॉर्च जलाने की मजबूरी है। वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम का दावा करने वाली बिहार सरकार को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीर बेतिया के नरकटियागंज के अनुमंडलीय अस्पताल की है, जहां मोबाइल की रोशनी में मरीज के ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सेवा ही मानो वेंटिलेटर पर हो। मरीज के इलाज से पहले इसे ही इलाज की जरूरत है। रात भर लाइट कटल बा, मरीज के इतना दिक्कत बा, जिसमें लोगो मरता, मरीजो मरता। लड़का तो सकला बिन हो तो लड़का गुरगुराता है, इतनी लाइट नहीं जो लड़का सका बहुत लाइट आई तो सका लड़का गुरगुराता हमारा। यहाँ मोबाइल की रोशनी ही मरीजों को जिंदा रखने का सहारा है। भगवान भरोसे इस सरकारी अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में मरीजों को टाका लगा तो किसी को पानी तक चढ़ाया जा रहा था। सबसे ज्यादा परेशानी प्रसव वार्ड में भर्ती महिला मरीजों को हुई। हर तरफ अंधेरा है, लेकिन ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों ने कम से कम अपने डॉक्टरी धर्म को निभाया तो जरूर, और सड़क हादसे में घायल का प्राथमिक इलाज तक किया गया। हालांकि मरीजों को बेहतर इलाज के लिए यहाँ से रेफर कर दिया गया। अस्पताल की लाचारगी क्या है वो आप खुद ही सुन लीजिए। क्या एडवांस कंडीशन में काम करना पड़ता है। हमारे अचानक से जनरेटर जल गया है और वैसा जनरेटर शायद बाहर से आता है, बनने का मैकेनिक सब आएगा। अब आया है, बना रहा है, लेकिन फिर दिक्कत है। बताया जा रहा है दोपहर से ही स्थिति बनी हुई है, लाइट अप डाउन कट रही है। वही है, लाइट तो कट रही, आ रही है, जा रही है। अस्पताल के अंधेरे ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल तो खोली है, तो कुछ सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है, हेल्थ सिस्टम पर खर्च हो रहे पैसे कहां जा रहे हैं? विभाग संसाधन विहीन है तो जिम्मेदार कौन है? अंधेरे में ऑपरेशन कर मरीजों की जान से खिलवाड़ क्यों?
क्या ऐसे बनेगा वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम? न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। बेगूसराय में दबंगों ने एक निजी स्कूल के तकरीबन 250 बच्चों को स्कूल में ही कैदी बना लिया। आलम ये कि बच्चे न तो अपने घर जा पा रहे हैं और ना ही परिजनों से उनकी मुलाकात हो रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। छात्र बने बंधक, प्रशासन मुख दर्शक। स्कूल में कैदी बने 250 बच्चे। 7 दिन से बच्चे भगवान भरोसे। स्कूल के अंदर जो बच्चे आपको दिख रहे हैं वो कैद हैं, शिकार हैं दबंगों की दबंगई के। तभी तो 7 दिन के बाद भी बच्चों को स्कूल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। जी हां, बेगूसराय के शाहपुर कमाल थाना क्षेत्र के समस्तीपुर गांव का ये एक निजी स्कूल है जिसमें तकरीबन 250 बच्चे स्कूल में ही कैदी बना दिए गए हैं। आलम ये है कि न तो वो अपने घर जा पा रहे हैं और ना ही उनके परिजनों से ही उन्हें मिलने दिया जा रहा है। आपको बच्चों के कैद में होने की वजह बताएं, उससे पहले जरा सुनिए इन बच्चों को जिनका दर्द आपको सब कुछ बयां कर देगा। हमारा पढ़ाई बाधित हुआ था और इन दिनों 7 दिनों से भी पढ़ाई बंद है हम लोगों का, और आगे 7 दिन और एक्स्ट्रा छुट्टी मिला हम लोग को। क्या जिला प्रशासन से क्या मांग करते हो? हम उनसे ही मांग करते हैं कि आकर हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जल्द से जल्द हमारी पढ़ाई शुरू करवाई जाए। 3-4 लोग मतलब 5-6 लोग आते हैं यहाँ पे, गाली गलौज करते हैं। हम लोग को पानी पीने, वॉशरूम जाने में भी डर लगता है और दिक्कत होती है। बहुत दिनों से हम लोग का पढ़ाई भी रुका हुआ है। और गड्ढा किस तरह से रास्ते पर? जेसीबी से गड्ढा कर दिया है। आने जाने में भी बहुत लोग को दिक्कत होता है। हम लोग का पढ़ाई भी रुका हुआ है। हमको जानकारी मिला प्रिंसिपल साहब के द्वारा, जो मेरे विद्यालय पर आकर के कुछ सामाजिक तत्व मेरे कैमरा को बंद कर दिया गया है और बाहर से गाली गलौज कर जेसीबी लेकर के रास्ता को काट रहा है। मैंने स्थानीय थाना को सूचना दिया। स्थानीय थाना के द्वारा 112 को भी दिया गया जानकारी। 112 यहाँ आया। जब तक 112 यहाँ से आया और गया तब तक पूरा रोड कट चुका था। तो सुना आपने दबंगों के आगे कैसे लाचार हैं ये प्रशासन। जी हाँ, कल तक जहाँ बच्चे पढ़ाई कर अपना भविष्य बनाने की ललक पाले हुए थे, आज वो दबंगों के आगे बेबस हैं। स्कूल जाने वाले रास्ते तक को दबंगों ने कई जगहों पर काट दिया है ताकि न तो कोई बाहर आ सके और ना ही कोई बाहर से अंदर जा सके। हद तो ये कि स्कूल प्रबंधन से लेकर स्थानीय प्रशासन भी इन दबंगों के आगे जैसे मौन हो। और ये हाल 1-2 दिनों से नहीं बल्कि पिछले 1 सप्ताह से है। कोई इन बच्चों की गुहार सुनने वाला नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल साहब का कहना है कि पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएसपी बलिया ने जो कुछ कहा है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। गर्ल हॉस्टल इधर जाके गलत टिप्पणी बच्ची पे किया जाता है। हम लोग का कैमरा बंद कर दिया जाता है, गेट में ताला बाहर से मार दिया जाता है। उसके बाद हम लोग के साथ भी गाली गलौज और रंगदारी के लिए कहा जाता है, रंगदारी टैक्स दो नहीं तो यहाँ से भागो। मामले की जानकारी हुई है तो इस संबंध में वहाँ के जो एसएचओ है उनको जांच का आदेश दिया गया है और जांच के बाद जो भी पाया जाएगा और दोषी पे कार्रवाई। स्कूल के गेट पर लगा बुलडोजर मुंह चढ़ा रहा है कानून को, मुंह चढ़ा रहा है व्यवस्था को, जिनके सामने ये बच्चे मौन आंखों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये यहाँ कैद क्यों हैं? इनका इसमें कसूर क्या है? और जिनके भरोसे हम सब हैं वो इतने लाचार क्यों हैं? इन बच्चों की आवाज हम बनकर ये सवाल पूछते हैं। दबंगों ने बच्चों को क्यों बनाया कैदी? शिकायत के बावजूद क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? बच्चों को कैदी बनाने वालों पर कब होगी कार्रवाई? इसमें इन बच्चों का क्या है कसूर? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त जहानाबाद से आ रही है, जहां पर सेटिंग के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा का ये मामला, जिसमें सेटिंग के मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। काको के पोटिया से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। एसपी और डीएसपी फिलहाल इस शख्स से पूछताछ कर रहे हैं। दरभंगा पुलिस की सूचना पर इस
शख्स की गिरफ्तारी हुई है। तो सेटिंग को लेकर यह शख्स इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता जहानाबाद से राजीव रंजन जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? ये शख्स कौन है? सेटिंग किससे किया जा रहा था? पुलिस की जांच में क्या सामने आ पाया है? हाँ, अभी जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके अनुसार एएयू की टीम जो थी और दरभंगा पुलिस की टीम, उनके निर्देश के आलोक में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें काको थाना क्षेत्र के कोठिया से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसको लेकर पुलिस की तरफ से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो मेरे सोर्स है पुलिस में, उनके अनुसार इनके अकाउंट में पैसों का लगातार ट्रांजेक्शन हो रहा था। जो दरभंगा में इनपुट मिला है उसके अनुसार सिपाही भर्ती में रिक्रूटमेंट के नाम पर पैसों की वसूली की गई थी और इनके अकाउंट ट्रांजेक्शन की खंगालने के बाद जहानाबाद पुलिस की टीम आज सुबह 9 बजे से जिले के अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर रही थी। सफलता जाकर के मिली जब इनको सीडीआर लोकेशन में होता है मोबाइल का, उसके आधार पर लोकेट किया गया। तो काको थाना क्षेत्र का पोठिया एक गाँव है, वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एसपी और डीएसपी जहानाबाद टाउन थाने में उस व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। राजीव, क्या इस शख्स का नाम, क्या ये बिहार का ही रहने वाला है? क्या ये इसी जिले का रहने वाला है? इससे लेकर कोई जानकारी मिल रही है? बिल्कुल सही है। इसके बेटे का नाम विक्की है, जो मुझे जानकारी है। इसके नाम के बारे में भी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के पोठिया गाँव का ही रहने वाला है, ये पूरी जानकारी है। तो क्या इसके संपर्क में कुछ और लोग हो सकते हैं? किसके साथ ये सेटिंग कर रहा था? किस बाबत इसके अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे थे? अकाउंट में भेजने वाले शख्स कौन है और कहां से हैं? इसे लेकर पुलिस अभी पूछताछ ही कर रही है। बिल्कुल, अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। प्राथमिक जानकारी यही है कि इसमें अवैध रूप से लेन देन किया है और जो पैसों का लेन देन हुआ है उसमें रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ है। सिपाही भर्ती में रिक्रूटमेंट कराने के नाम पर पैसों की वसूली की गई है। इसके अकाउंट में क्या रकम की जानकारी मिल पाई है कि कितने रकम का ट्रांजैक्शन हुआ इसके अकाउंट में? लगभग 4 लाख रुपए हर महीने से आ रहे थे, कई महीने से इसके अकाउंट में आ रहे थे और ये व्यक्ति जो है पुलिस को ये नहीं बता पा रहा है कि 4 लाख रुपया कौन भेज रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। भारतीय वायुसेना जल्द ही अपने रक्षा बेड़े को और मजबूती देने वाली है। जी हां, इंडियन एयरफोर्स में आने वाले इस क्रांतिकारी बदलाव की पूरी कहानी क्या है, देखिए इंडिया की सक्सेस स्टोरी में। क्रांतिकारी बदलाव की ओर भारतीय वायुसेना, दुश्मन के खिलाफ नए चक्रव्यूह की तैयारी। वायुसेना को जल्द मिलेंगी 200 स्वदेशी मिसाइल। ये नई भारत की नई वायुसेना है जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दिन ब दिन खुद को और मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में MK-1 मिसाइल के लिए भारतीय वायुसेना ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL को मंजूरी दे दी है, जिसके चलते अब जल्द ही इंडियन एयरफोर्स के रक्षा बेड़े में 200 अस्त्र मिसाइलें शामिल हो जाएंगी। ये मिसाइल हवा से ही दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में DRDO की बड़ी भूमिका है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस परियोजना को 2022 से 2023 में मंजूरी दी थी। सभी परीक्षण और विकास कार्य पूरा होने के बाद अब इन मिसाइलों के प्रोडक्शन को भी मंजूरी दे दी गई है। अस्त्र मिसाइल को रूसी मूल के सुखोई 30 और स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान दोनों पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना मिसाइलों के लिए कई स्वदेशी परियोजनाओं में मदद कर रही है। ऐसी 3 से 4 परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। इनमें हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल है। देश के कई राज्यों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। उत्तराखंड में तो कई नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। तो महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी में आए सैलाब की वजह से घाट और शहर पानी में डूब चुके हैं। गुजरात के हालात बेहद खराब हैं। कई जिले पानी की आगोश में हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत, मनाली से मुंबई तक आसमान से बरसी मुसीबत। कहीं फटे बादल, कहीं पानी की मनमानी ने बढ़ाई परेशानी। मॉनसून जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर तरफ मौसम की चौतरफा मार देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। यानी साफ है कि अभी आसमानी आफत से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। महाराष्ट्र में भी इन दिनों मुसीबत की बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे भागती दौड़ती मुंबई की रफ्तार थम गई। सिर्फ मुंबई ही नहीं, पुणे में भी बादल जमकर बरसे, जिसके बाद पुणे के कई इलाकों में पानी भर गया। पुणे के सिंहगढ़ इलाके में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। वहीं भारी बारिश के बाद पुणे के विट्ठल मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया। मंदिर का गेट पूरी तरह से पानी में डूब गया। एक शोरूम में भी बारिश के पानी ने जमकर कहर मचाया। भारी बारिश के बाद शोरूम में घुटनों तक पानी भर गया और वहां रखा सारा सामान पानी में भीगकर खराब हो गया। गुजरात के राजकोट में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। मंदिर, मकान और दुकान पानी में डूब गए। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की है। वडोदरा में आसमानी मुसीबत से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बाद वहां नदियां उफान पर हैं और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।